जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, खा पी रहे होंगे, घूम टहल रहे होंगे। ठीक, तो चलिए क्लास को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूर जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो चलिए फटाफट तेजी से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आज ऐसे एमसीक्यू होंगे जो पूरे हिस्ट्री से बार बार पूछे जाते हैं। वो हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू होंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट तेजी से क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? पहला क्वेश्चन होता है, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? मतलब आमरण का मतलब वो अनशन तब तक चलेगा जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाएगी। ठीक है ना? तो पहला आमरण अनशन, आमरण मतलब ऐसा अनशन जो मरने तक चलेगा, तो इसे कहते हैं क्या? आमरण अनशन। तो आमरण अनशन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था, यानी किसके विरोध में? तो कम्युनल अवार्ड के समय, यानी क्या? तो सांप्रदायिक पंचाट। इसे कहते हैं क्या? तो सांप्रदायिक पंचाट, यानी क्या? तो कम्युनल अवार्ड। पहला पॉइंट होता है कम्युनल अवार्ड। दूसरा क्या? कलकत्ता दंगों के समय। तीसरा ऑप्शन में क्या है? जलियांवाला बाग के समय। तीसरा डी ऑप्शन है क्या? दिल्ली के दंगों के समय। तो इन सब में सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होगा क्या? तो कम्युनल अवार्ड के समय, एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी ने पहला अपना आमरण अनशन किया था। तो गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब किया था? तो कम्युनल अवार्ड। मतलब इसमें क्या था कि इसमें भारत को दो भागों में बांटने, मतलब इन्होंने कहा था कि मतलब जो भारत की कम्युनिटी है उसमें एक अलग सेक्टर की बात थी। मतलब एक अलग सेक्टर थी, किसके? अलग इलेक्शन सेक्टर की बात थी। मतलब एक अलग इलेक्शन सेक्टर की बात थी, किसके लिए? एक अलग इलेक्शन सेक्टर की बात थी, किसके लिए? तो दलित के लिए। दलित के लिए एक अलग, एक सेपरेट, मतलब एक अलग इलेक्शन सेक्टर। तो दलित के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात थी। इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने पूरा आमरण अनशन किया था। तो ध्यान रखना, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किसके लिए किया था? तो कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कब आता है? तो कम्युनल अवार्ड आता है 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को आता है कौन सा अवार्ड? तो कम्युनल अवार्ड। ठीक है ना? तो कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आता है। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। गीत गोविंद, एक किताब है गीत गोविंद, बार बार पूछा जाता है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? तो गीत गोविंद जो के ऑथर कौन है? कौन से पर्सन है जिन्होंने गीत गोविंद नामक किताब की रचना की? तो गीत गोविंद नामक किताब की रचना करने वाले कौन है? तो जयदेव। फटाफट तेजी से आंसर करें सारे बच्चे। तो क्या आंसर होगा बेटा? जयदेव। ठीक है ना? क्या आंसर होगा? तो जयदेव। जयदेव की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद। ठीक है ना? तो गीत गोविंद किसकी रचना होगी? तो जयदेव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हंटर आयोग, ध्यान रखना है, हंटर कमीशन और हंटर कमेटी दो चीजें हैं। हंटर कमीशन और एक हंटर कमेटी, दोनों अलग अलग है। तो हंटर कमीशन यानी हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किसके लिए? आफ्टर द ब्लैक क्लोजेस्ट इंसिडेंट, मतलब काल कोठरी की घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है ना? 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के समय, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल विभाजन के बाद। तो जलियांवाले बाग की हत्याकांड की घटना या काल कोठरी की घटना, विद्रोह या विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो होती है किसके कारण से? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है ना? आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी घटना होती है? तो काल कोठरी की घटना होती है। कौन सी? तो काल कोठरी की तो हंटर आयोग की नियुक्ति होती है। हंटर आयोग जलियांवाले बाग हत्याकांड में जितने भी लोग मारे गए थे, जैसे इसने अपनी रिपोर्ट दिया था, हंटर कमीशन ने, इसने कहा था
कि कुल टोटल 379 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। और जबकि एक्चुअल में कितने मारे गए थे, तो एक्चुअल में मारे गए थे कितने 1000 से लेकर 1100, और ये कहते हैं कितने लोग मारे गए, तो 379। तो 379 लोग मारे गए थे, इसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है ना। तो हंटर कमीशन, और राइट आंसर क्या होगा, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। संगम काल में एट द टाइम ऑफ संगम पीरियड की अगर बात करोगे, मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम जो है पीरियड, यानी संगम जो है टाइम के समय, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में मतलब उस समय इंडिया एंड रोम, इन दोनों के बीच ट्रेड होता था, व्यापार होता था, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है कि इंडिया और रोम, भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था, उस समय इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस कौन सा था। जो इस व्यापार में हमें पता चलता है कि भारत का व्यापार रोम से होता था, क्योंकि वो एविडेंस हमें यहां से मिलते हैं। तो कौन सा प्लेस है, मदुरई, अरिकामेडु, जो है पुम्फोपुर, यानी क्या, तो मुसरी। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर था मदुरई, अरिकामेडु। लो, इसे दोनों को पहले खारिज कर दे रहे हैं। लो, इन दोनों को नाम ही माशाअल्लाह, तो इनको पहले खारिज कर देते हैं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मदुरई या तो अरिकामेडु। तो राइट आंसर क्या होगा, अरिकामेडु। राइट आंसर क्या होगा, अरिकामेडु। यहां पर खुदाई में, यहां पर जब खुदाई हुई तो खुदाई में रोम की वस्तुएं मिलती हैं, खुदाई में रोम की वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है ना, रोम की वस्तुएं मिलती हैं, तो रोमन वस्तुएं मिलती है, तो रोम की वस्तुएं मिलती है खुदाई में। इससे पता चलता है कि भारत का व्यापार कौन सी कंट्री के साथ होता था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो रोम। तो रोम के साथ भारत का व्यापार होता था। तो 4 का आंसर क्या होगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से, मतलब जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना, निम्नलिखित में से स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो फटाफट कमेंट करके बताओ, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है ना, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक, स्वराज इज माई बर्थ राइट, या बर्थ प्लेस, या बर्थ राइट कह सकते हो। आई विल टेक इट, मतलब मैं इसे लेकर रहूंगा। जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध लिखा है यहां पर, तो जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो कौन सा अधिवेशन, तो देखो भाई ध्यान से, बनारस अधिवेशन से तो उनका ज्यादा मतलब है नहीं, कलकत्ता में भी नहीं, सूरत में भी नहीं। यहाँ पर गरम दल नरम दल बटी जाता है, तो इस तरह की कोई बात तो कह नहीं पाते हैं। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है ना, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल टेक इट, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना, आई विल टेक इट, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे भाई, तो इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे बेटा, तो अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक जी अपने इस विचार को व्यक्त करते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है ना, या बर्थ प्लेस, और राइट आई विल टेक इट, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। तो कौन सा, तो लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का नेपोलियन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के नेपोलियन के रूप में कौन विख्यात था। भारत का नेपोलियन किसे कहते थे, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। भारत के नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता, फटाफट तेजी से बताओ। भारत का नेपोलियन नहीं क्या, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विश्व विख्यात था, ठीक है ना, कौन, गुप्त, यानी गुप्त, सीक्रेट लिखा तो यहाँ पर गुप्त कर दो, श्रीगुप्त यानी गुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है ना, गुप्त, समुद्रगुप्ता, बिंबिसार, अजातशत्रु। हु इज द हिंदू किंग जो कॉमनली नोन एज नेपोलियन। तो नेपोलियन कौन था, तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था। कहां का, तो फ्रांस का शासक था, फ्रांस का चांसलर था, कौन, तो नेपोलियन। तो नेपोलियन ने क्या किया था, पूरे यूरोप को एक कर दिया था। तो उसी तरह से इसने भी पूरे भारत को एक करता है, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं।
तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई? समुद्रगुप्त को। राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। यानी किसको? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। किसको? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बी आंसर। और किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने कहा था। किसने? तो V.A. स्मिथ ने। ठीक है ना, V.A. स्मिथ ने कहा था। कौन है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ। कौन है बेटा? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, V.A. स्मिथ है, बहुत है। ठीक है ना, इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्का किसके जारी हुए थे? गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्का किस मेटल के जारी हुए थे? द मैक्सिमम कॉइन्स ऑफ विच मेटल वर इशूड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में कौन सा सबसे ज्यादा मेटल यूज हुआ था? ठीक है ना, मतलब किस धातु का, किस मेटल का सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे? ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा, तो गुप्ता काल में सबसे ज्यादा किस चीज के जारी हुए थे? तो धातु क्या था? तो आप सबको पता क्या था? तो गोल्ड। और उसे एक नाम दिया गया था, उसे कहते थे क्या? तो दीनार। गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा क्या जारी किया? तो दीनार नामक सिक्का जारी किया। दीनार। और दीनार किसका बना होता था? तो गोल्ड का। बार बार एक क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में कि शुद्ध सोने का सिक्का, अरे मतलब सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त राजाओं ने जारी किया। किसने? तो गुप्त राजाओं ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त राजाओं ने जारी किए। किसने? गुप्त राजाओं ने। ठीक है ना, तो किसका कॉइन होता था? तो गोल्ड कॉइन। तो 7 का आंसर क्या होगा? तो ए आंसर। किसका? तो गोल्ड का। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड का, सोने का सिक्का जारी किया तो स्वर्ण काल हो गया, बिल्कुल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। सोने का सिक्का जारी किया था, इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि इसे स्वर्ण काल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सोने का सिक्का जारी करने के कारण नहीं, बल्कि आर्ट एंड कल्चर की वजह से कहते हैं। ठीक है ना, तो सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया था वो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। वह थी क्या? द टाइटल गिवन टू महात्मा गांधी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ही रिटर्न द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट वाज। ठीक है ना, तो उन्होंने जो टाइटल गांधी जी को मिलता है, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था कब? स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना, जिस दिन स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग से पहले असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब ही क्या होगा? किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब होगा किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना। यहां लिखा नॉन कोऑपरेशन, किसी भी तरह का आपको कोऑपरेशन नहीं देना है, किसी भी तरह का सहायता किससे? ब्रिटिशर्स की नहीं करना, इसलिए कहते हैं क्या? तो नॉन कोऑपरेशन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू करने से पहले गांधी जी ने कौन सा अपना उपाधि त्याग दिया था? मतलब उन्हें वापस कर दी कि भाई ये उपाधि हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, जो आपने हमें दिया है। गांधी जी ने अंग्रेजों का बोअर के युद्ध में, अफ्रीका में बोअर का एक युद्ध होता है, तो उसमें गांधी जी ने 1100 वर्कर्स के साथ एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था करवाई थी। ठीक है ना, मतलब 1100 वर्कर थे, लगभग 800 के आसपास एम्बुलेंस की व्यवस्था कराते गांधी जी, और उसमें सहयोग करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खूब गांधी जी खूब अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, फिर इन सब मदद की वजह से गांधी जी को एक उपाधि दिया जाता है क्या? तो कैसरे हिंद। कौन सा उपाधि दिया जाता है बेटा? कैसरे हिंद। कैसरे हिंद का मतलब हो गया हिंद का कैसर। ठीक है ना, तो इसकी उपाधि देते हैं, और गांधी जी ने क्या कर दिया था? इसे वापस कर दिया था। सभी के आंसर बढ़िया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिलिंद पहो। मिलिंद पहो, ठीक है ना, तो मिलिंद पहो क्या है? तो मिलिंद पहो क्या है? तो मिलिंद पहो की अगर बात करोगे तो इसमें एक राजा मिनांडर, और मिनांडर वर्सेस कौन? तो वर्सेस नागसेन। ठीक, ये नागसेन और मिनांडर ये कौन थे? बौद्ध थे। इन दोनों के बीच का डिबेट है, डिबेट, इन दोनों के बीच का जो बहस है उसको मिलिंद के नाम से जो है इकट्ठा किया गया था, मिनांडर। तो एक बौद्ध, एक तरीके से कह लो बौद्ध पाठ है, यानी बौद्ध बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें दोनों लोगों के बहस के बारे में बताया गया। ठीक है ना, कि भाई क्या क्या बौद्ध धर्म में अच्छी बातें, क्या क्या नहीं है। तो नागसेन और मिनांडर इन दोनों के जो है जो डिबेट है
वो मिलता है किसमें, तो मिलिंद पहों में। किसमें मिलता है, तो मिलिंद पहों में। तो मिलिंद पहों में एक बौद्ध पाठ है जो किसके द्वारा, तो नागसेन और मिनांडर के बीच में किए गए डिबेट्स का पूरा डिटेल है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 9 का डी आंसर होगा। क्या होगा बेटा, तो डी आंसर, यानी क्या, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चरक, नाम सुना होगा। चरक, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है ना। चरक वॉज द फिजिशियन ऑफ हुम। तो चरक किसके राज फिजिशियन थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या कनिष्क के? तो चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, ठीक है ना। चरक, चरक ने एक किताब लिखी थी, क्या, तो चरक संहिता। ठीक है ना, इन्होंने जो किताब लिखी थी, क्या, तो चरक संहिता। चरक संहिता। और किसके दरबार के विद्वान थे? तो कनिष्क के दरबार के। किसके? तो कनिष्क के। किसके? तो कनिष्क के। तो कनिष्क के दरबार के सबसे जाने जाने व्यक्तियों में क्या थे? तो चरक थे। चरक थे, सुश्रुत थे, ये सब किसके? तो कनिष्क के दरबार के विद्वान थे, ठीक है ना। अश्वघोष थे, वासुमित्र थे, ये सब कनिष्क के दरबार में। पूरे विद्वानों की बड़ी अच्छी टीम होती थी किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के समय चौथा बौद्ध सम्मेलन भी होता, कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक। और बात कर ले बेडारा का युद्ध, एक नाम सुना होगा आपने, बेडारा का युद्ध, बैटल ऑफ बेडारा। बैटल ऑफ बेडारा यानी बेडारा का युद्ध। बेडारा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बेडारा का युद्ध किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश और डचो, ब्रिटिश और फ्रेंच, फ्रेंच और डचो, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश एंड डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अब देखो बैटल ऑफ बेडारा कब हुआ? तो 1759 में, 1759 में, ठीक है ना। किसके किसके बीच? तो फ्रेंच वर्सेस कौन? तो वर्सेस डच। फ्रेंच और डच, फ्रेंच और डच के बीच में युद्ध होता है। अरे फ्रेंच डच का, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रिटिश और डच, ब्रिटिश एंड डच के बीच में युद्ध होता है, बेडारा का युद्ध। और इसमें विजेता कौन होते हैं? तो इसमें विजेता होते कौन? ब्रिटिश। और डच इस युद्ध में हार जाते हैं। तो इस युद्ध में डच हारने के बाद अपना सब कुछ जो भी उनके पास था वो सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान इंडिया की जगह कहां लगाते हैं बेटा? तो इंडोनेशिया में। कहां पर? तो इंडोनेशिया में, ठीक है ना। तो बेडारा के युद्ध में हार जाते हैं कौन? तो ब्रिटिश एंड डच होगा कहीं पर। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए सभी के आंसर ठीक है। तो ब्रिटिश एंड डचों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडिका, एक क्वेश्चन होता है इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? हु रोट इंडिका? इंडिका की रचना किसने की थी? फटाफट तेजी से कमेंट करके बताएं। हु रोट इंडिका? इंडिका किसने लिखी थी और कौन से? तो इंडिका ग्रीक लैंग्वेज में। पहला पॉइंट तो कौन सा? तो ग्रीक में है, ठीक है ना, ग्रीक में है। किसने लिखा था? तो इंडिका, इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने। कौन? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखा था। मेगास्थनीज किसका रिप्रेजेंटेटिव था? रिप्रेजेंटेटिव था किसका? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि था। किसका प्रतिनिधि था? तो सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि। सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि। सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि था कौन? तो मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसका प्रतिनिधि था? सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है ना। और इसने कौन सी किताब लिखी थी? इसने इंडिका नामक किताब लिखी। कौन सी? तो इंडिका। तो मेगास्थनीज की क्या? तो मेगास्थनीज की इंडिका। तो 12 का आंसर आ गया क्या? तो 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12 का बी। इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस गवर्नर जनरल पर, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? ठीक है ना। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? विच गवर्नर जनरल वॉज ट्राई टू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब हो गया महाभियोग चलाया गया। क्यों चलाया गया भाई? तो देखो उसने भारत में जब वो आता है भारत में तो लोगों का शोषण बहुत ज्यादा करता है। इतना ज्यादा शोषण का मतलब हो गया खूब ज्यादा, उनसे टैक्स लेता है, दुनिया भर के हंटर से पीटता है, दुनिया भर का शोषण, ठीक है ना। तो वो जब ब्रिटेन वापस जाता है तो वहां पर लोगों ने उसके ऊपर वहां पर
उसके ऊपर जो केस कर दिया गया कि भाई ये इस तरह से मानवीयता को खत्म नहीं कर सकता, ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं कर सकता है, और उसको भ्रष्टाचार में लीन कर दिया गया, तो उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया जाती है, और वो पर्सन कोई और नहीं था बल्कि कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग एक करप्ट पर्सनों में काउंट होता था, इसीलिए इसको हटाने के लिए कौन सा सिस्टम लाया गया, तो हटाने के लिए क्या किया गया, तो हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई। तो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। अब बात कर ले यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। अब यहां पर देखो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। अब यहां पर एक पॉइंट ये आपके पीसीएस का क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, ठीक है ना। तो यूनानियों को भारत से बाहर, देखो भाई यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो यूनानी किसके समय में आते, एक पर्सन का आपने नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर। यूनानी का मतलब खाली सिकंदर नहीं होता, ध्यान रखना। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जो है किसके समय में आता है, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो राइट आंसर कौन होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 बीसी में क्या होता है, बैटल। 305 बीसी में बैटल होता है, और इस बैटल में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध जीत जाता है। तो युद्ध हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत, कौन कौन से, काबुल, कंधार, हेरात एंड बलूचिस्तान, जिसे मकरान कहते हैं, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। और अपनी पुत्री, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री किसका, तो हेलेना का शादी, अपनी पुत्री हेलेना का शादी किससे करवा दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 एलिफेंट देता है, 500 एलिफेंट देता, हाथी देता, ताकि ये दोबारा अपने साम्राज्य को प्राप्त कर सके। तो फिर से समझ लो, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को इंडिया से बाहर करने वाला राजा कोई और नहीं था, कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन, अंतिम दिन कहां पर बिताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहां पर बिताए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेट हियर, मतलब कहां पर, काशी में कि पाटलिपुत्र में कि उज्जैन में कि श्रावण बेलगोला, मतलब कौन सी जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना आखिरी समय बिताता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनगिनत बार पूछा जाता है। देखो मगध में, मगध का नाम सुना ही होगा, मगध में 12 सालों का अकाल पड़ गया। मगध में 12 इयर्स का, 12 सालों का फेमाइन पड़ गया, मतलब क्या, तो अकाल पड़ गया, ठीक है ना। और जब अकाल पड़ा 12 सालों का, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने थ्रोन को त्याग देता है। थ्रोन को क्या करता है, थ्रोन को लेफ्ट कर देता है, मतलब छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है, लीव कर देता है, त्याग देता है। और फिर ये भद्रबाहु के साथ, किसके साथ, तो भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ फिर क्या करता है, भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ माइग्रेट करके कहां चला जाता है, तो श्रावण बेलगोला, श्रावण माइग्रेट करके कहां चला जाता है, तो श्रावण बेलगोला। कहां पर, तो श्रावण बेलगोला, ठीक है ना। कहां पर, तो श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला भद्रबाहु के साथ माइग्रेट करके कहां चला गया, तो श्रावण बेलगोला। और वहीं पर अपने बॉडी का त्याग कर देता है। और कौन से सिस्टम से बेटा, तो संलेखना सिस्टम से। कौन से सिस्टम से, संलेखना सिस्टम थी। तो इसने अपने बॉडी का त्याग कौन से सिस्टम से किया, तो संलेखना सिस्टम से। कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई हैड टू फेस इन द लास्ट बैटल। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ता था, किसको, रानी लक्ष्मीबाई हैड टू फेस इन द लास्ट बैटल। तो किसका सामना करना पड़ा, ह्यूरोज का या गफ का या नील का या हैवलॉक का। तो देखो रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी का किला हार जाती हैं, तो किला हारने के बाद में आ जाती है कहां पर, तो ग्वालियर में। कहां पर, तो ग्वालियर में। और जब ग्वालियर में आ जाती हैं, तो ग्वालियर का जो सिंधिया क्या हुआ था, सिंधिया अंग्रेजों से मिला हुआ था। किससे, तो ब्रिटिशर्स से।
ब्रिटिश से मिला हुआ था, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स से जब मिला हुआ था तो ब्रिटिशर्स और सिंधिया ये दोनों लोग मिल करके ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, और ब्रिटिशर्स में कौन ब्रिटिशर्स था, तो ब्रिटिशर्स में ह्यूरोज था। कौन, तो ह्यूरोज और सिंधिया की सेना मिलकर के रानी लक्ष्मीबाई को हराते हैं, और ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। इवन ह्यूरोज कह देता है कि इस पूरे युद्ध में, इस पूरे बैटल में 1857 की क्रांति में, कहां पर, तो 1857 के रिवोल्ट में, 1857 का रिवोल्ट था, तो 1857 के रिवोल्ट में एकमात्र पुरुष के रूप में, एकमात्र योद्धा के रूप में किसी को कंसीडर किया जाता तो कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र योद्धा कहता है। कौन, तो ह्यूरोज। तो ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो कौन सा, तो ह्यूरोज से लड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, मतलब भारत सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसे सरकारी इतिहासकार बनाया था कि आप ये केस लड़ोगे, ठीक है ना। किसको सरकारी इतिहासकार बनाता है, ठीक है ना। सरकारी इतिहासकार के रूप में कौन अपॉइंट होता है, ठीक है ना। तो देखो, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज, ठीक है ना। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है ना, सरकारी इतिहासकार कौन था। मोटे मोटे शब्दों को 1857 के बाद सरकारी इतिहासकार किसे बनाया गया, तो एसएन सेन ने। कौन, एसएन सेन को सरकारी इतिहासकार बनाया गया था कि आप पूरे विद्रोह के बारे में पूरी इतिहास लिखें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सा विद्रोह था। तो किसको, एसएन सेन का। सभी के आंसर बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कनिष्क का राज्याभिषेचन किस वर्ष हुआ था, मतलब कनिष्क किस साल शासक बना था। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो कनिष्क का राज्याभिषेक किस साल हुआ था। फटाफट तेजी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। किस वर्ष में कनिष्क का राज्यारूढ़ हुआ था। देखो ध्यान से, कनिष्क किस वर्ष में राज्य में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। इन व्हिच ईयर डिड कनिष्क असेंडिंग द थ्रोन, ठीक है ना। तो कनिष्क, तो मतलब कनिष्क कौन था, तो कनिष्क कुषाण राजा था। पहला पॉइंट। ये कहां से आया था, तो चाइना से इसके पूर्वज आए थे, ठीक है ना। चाइना से इसके पूर्वज आए थे। चाइना के कबीला था यूची तोखारियन कबीला, वहीं से आया था कनिष्क। तो कनिष्क जब गद्दी पर बैठता है थ्रोन पे, तो उसका टाइम होता है क्या, 78 एडी में, और 78 एडी में सिंहासन पे आरूढ़ हुआ था। और उसी समय कैलेंडर चलाता, उसे कहते हैं क्या, तो शकायरा, मतलब कौन सा, तो शक संवत चलाता। कौन सा, तो शक संवत, शकायरा। तो शकायरा चलाता शक संवत, और कम तो 78 एडी में। इसे कहते हैं क्या, तो जिस साल गद्दी पर बैठा उसी साल जारी होता क्या, तो नेशनल कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर जारी होता कब, तो 78 एडी में। किसने किया था, तो कनिष्क ने। कनिष्क कब गद्दी पर बैठता, तो ध्यान रखना, कनिष्क कब बैठता, तो 78 एडी में, ठीक। चलिए, तो 78 एडी में कनिष्क गद्दी पर बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक संवत किसने और कब शुरू किया, तो देखो अभी इस पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, और देखो आंसर भी आ गया, ठीक। शक संवत किसने, तो किसने का मतलब कौन, तो कनिष्क। और बात कर ले कनिष्क का कब शुरू किया, तो अभी थोड़ी देर पहले बात कर लेते 78 एडी में, ठीक। अब मिला लो भाई कनिष्क और 78 एडी। तो देखो पहले में कड़फिसस है, तो बाहर हो गए। रुद्रदामन तेबी ने, विक्रमादित्य तेबी ने, कनिष्क यहीं पर है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, 78 एडी में। तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी आंसर। कनिष्क के समय शक कैलेंडर जारी होता, और इसका जो कैलेंडर का जो शुरू होता है, ठीक है ना, शक संवत का जो ईयर माना जाता है, जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, इसका जो ईयर होता है वो 21 मार्च या 22 मार्च, 21 या 22 मार्च को होता है, ठीक है ना। तो उस हमें याद करने की जरूरत नहीं, 21 मार्च मान के चलो। अगर दोनों ऑप्शन रहता है तो 21 मार्च आपको मार्क करना है। 21 मार्च से हमारा नेशनल कैलेंडर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक किसने किया था, मतलब कौन सा कुषाण शासक था जो बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। तो आते देखते हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। हु वाज द पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षण देना, ऑफ बुद्धिज्म
द कुषाण रूलर, कुषाणा रूलर, ठीक है। तो कौन होगा? तो कौटिल्य। कौटिल्य कौन से धर्म को मानता था? तो कौटिल्य हिंदू धर्म को मानता था, ठीक है ना। और ये कुषाण नहीं था। अशोका ये मौर्य था, मानता बौद्ध जरूर था। विक्रमादित्य ये गुप्ता डायनेस्टी के थे, गुप्ता डायनेस्टी। और कौटिल्य तो पहली बात तो राजा बना ही नहीं था। और ये कौन? मौर्य डायनेस्टी। और पूछ रहा है इसमें क्या? तो कुषाण डायनेस्टी। तो कुछ ऐसे भी लिंक लगा दिया करो। कनिष्क, तो कनिष्क की बच रहा ऑप्शन में, तो कनिष्क कौन सा वंश का? तो कुषाण वंश का। तो यहां पर क्वेश्चन में ही दे दिया कि कुषाण वंश का राजा। तो कुषाण वंश में कौटिल्य बाहर हो गया, अशोक बाहर हो गया, विक्रमादित्य बाहर हो गए। तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा आपके पास, क्या? तो कनिष्क। कभी कभी पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर रहता है बेटा, ठीक। तो ध्यान से मार्क करना है। 20 का आंसर होगा क्या? तो डी, 20 का डी, यानी कौन? तो कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1857 के रिवोल्ट की बात अगर बात करोगे, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ओके। 1850 which of the following commission after the suppression का मतलब दबाना of the revolt of 1857 the new organization of the Indian Army is related to, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था? मतलब ये कहना था कि अब जो इंडिया में जो भी विद्रोह हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के परिणाम स्वरूप भारत में दुनिया भर की प्रॉब्लम आ गई। पहला पॉइंट, ठीक। अब दुनिया भर की प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग कहे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, कुछ लोगों ने कहा चर्बी वाला कारतूस को यूज कर दिया, ठीक है ना। तमाम सारी बातें, जैसे आपने देखा 34 नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे जी ने विद्रोह को स्टार्ट कर दिया था। और मंगल पांडे कौन से? 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फिर 10 मेरठ को प्रॉपर स्टार्ट हुआ। मेरठ के बाद आता कहाँ? दिल्ली में। तो कई जगह सेनाओं ने कई जगह विरोध भी किया। तो अब सेना को और सबसे ज्यादा जो सैनिक थे विरोध में, वो यूपी बिहार वाले थे, ठीक है ना। यूपी में खास करके पूर्वांचल के, अवध कह लो आप, अवध के सबसे ज्यादा सोल्जर थे। और फिर उधर चले जाओगे तो बिहार के सोल्जर थे। तो इन सब दोनों जगह के सबसे ज्यादा सैनिक थे, ठीक है ना। तो अब मुद्दा यह था कि भाई इतने सारे सोल्जर जब इन सब विद्रोह कर रहे थे, तो अब नए तरीके से जब सेना बनाई जाएगी, तो फिर कहां के सैनिकों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कहां के सैनिकों को दिया जाए, ठीक। कहां के सैनिकों को सेना में रखा जाए, ठीक है ना। तो इस बात के लिए एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन को कहते हैं कौन सा? तो पील कमीशन। कौन सा? तो पील कमीशन। तो पील कमीशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि भारत में कौन से सैनिकों को रखना है, कौन से सैनिकों को नहीं रखना है, क्या क्या करना है। जैसे क्या था, सैनिकों ने वेतन को लेकर के भी कई सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था कि भाई हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारे साथ 2 दर्जे का मतलब कह लो कि मतलब एक अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। वही युद्ध करते हैं ना। कभी कभी देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि हर एक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। चाहे वो स्वीपर का काम ही क्यों ना कर रहा हो, आप कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो, बट हर एक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और ये फॉर्मूला हर जगह लागू होता है, टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, यानी गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, आदर दो आदर लो, ठीक है ना। वो अलग बात है, आप उसे अगर मान लो स्वीपर है तो उसे कहो इधर आ इधर, ठीक। तो आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, बट पीछे जरूर जाके कहेगा कि यार बड़ा खतरनाक आदमी है, देखो तब तमीज नहीं है इसको बात करने का। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे है, इतने बढ़िया पोस्ट पे है, और फिर भी अभी इसके पास बोलने का तमीज नहीं है। ये जरूर आपकी पीठ पीछे कही जाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो अब देखो, तो सम्मान वाली बात, तो सैनिकों में हमारे जो सैनिक थे भारत के, वो सब सैनिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम जरूर थे, लेकिन उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। और रिस्पेक्ट की भूखा हर इंसान होता है। सम्मान के चक्कर में तो कितने रजवाड़े बर्बाद हो गए, ठीक है ना। लोगों की खुद की, अभी रानी लक्ष्मीबाई को ले लो यार, रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो बढ़िया लाइफ जीती, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें नहीं देखा, उन्होंने प्रजा के हित में ध्यान रखा। आप उन्हें ले लो, बिहार के कुंवर सिंह जी, उन्होंने अंग्रेजों को 3 बार हराया था, और जब हाथ उनके कट गए तो गंगा मैया को दान कर देते हैं। तो उन्होंने भी देश के लिए, सेल्फ प्रजा के लिए, अगर वो चाहते तो जैसे सिंधिया आराम से अंग्रेजों के जी सर जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ कर रहा था, तो वो भी जी हाँ करके आराम से आजाद हो जाता। तो ऐसा नहीं था, जी हजूरी कहते हैं रिस्पेक्ट, तो ही वाली बातें थी, ठीक है ना। तो अब सैनिकों ने को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था उन्हें। जैसे अगर मान लो कि उन्हें समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाता था, जो कारण है 1857 के, समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा, तो समुद्र पार जब वो युद्ध करके आते
तो जब वो अपने गांव घर में पहुंचते तो गांव घर वाले उनका बहिष्कार कर देते। क्यों? क्योंकि भाई समुद्र को के ऊपर कहा जाता तुम पैर रख के चढ़ के गए। मतलब पहले प्रथाएं थी जो बड़ी मानी जाती, तिलक नहीं कोई लगा सकता था। और हिंदू धर्म में जानते हो क्षत्रिय लोगों का एक शान है कि भाई तिलक लगा के युद्ध करने जाएंगे। कोई भी मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकता था, उसे दाढ़ी कटवाना पड़ता। तो कहने का मतलब ये सब बड़ा ब्रिटिशर्स का बड़ा सिस्टम था और उसी के अगेंस्ट में लोग विद्रोह करते। तो इसको कहा गया नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? तो पील कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन बेटा? तो पील कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। 21 हो गया, 22 पे आते हैं भाई। किसकी सेना में, किसकी सेना ने ग्रीक सिकंदर, ग्रीक राजा किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? ठीक है ना। मतलब हुज आर्मी फाउट विद द ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो झेलम रिवर के तट पर कौन सा राजा था भारत का जिसने युद्ध किया? तो देखो भाई झेलम का युद्ध। अब आते हैं इसको और आपको समझाते हैं। देखो झेलम का युद्ध, तो झेलम को कहते हैं क्या? तो बैटल ऑफ झेलम। इसे कहते हैं कौन सा युद्ध? तो बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ झेलम, झेलम का युद्ध। झेलम के युद्ध को एक और नाम देते हैं बेटा क्या? तो वितास्ता, बैटल ऑफ वितास्ता। वितास्ता मतलब क्या? तो झेलम का जो आप संस्कृत नेम देखोगे तो ये संस्कृत वाला नाम है, संस्कृत वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सा? तो संस्कृत वाला नाम है वितास्ता। और इसी को कहते हैं क्या? हाइडा स्पेसिस, हाइडा स्पेसिस। हाइडा स्पेसिस क्या? तो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। ग्रीक में झेलम नदी को क्या कहते हैं? तो हाइडा स्पेसिस। संस्कृत में झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितास्ता कहते हैं। और अभी के टाइम में मॉडर्न हिंदी में क्या कहते हैं? उसे झेलम कहते हैं। तो ये 3 युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ वितास्ता, बैटल ऑफ हाइडा स्पेसिस। 3 युद्ध। ये 3 युद्ध होते हैं कब? तो मतलब 3 को नाम से होता है और एक ही युद्ध होता है कब? 326 बीसी में, 326 बीसी में। किसके किसके बीच? तो पोरस, राजा पोरस वर्सेस कौन? तो वर्सेस अलेक्जेंडर। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता कौन होता? अलेक्जेंडर। हालांकि अभी भी डाउट है कि इस युद्ध में सिकंदर जीता था कि राजा पोरस जीते थे, क्योंकि इस युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ था कि सिकंदर की सेना यहां से वापस चली जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं चाणक्य की नीतियां थी, चाणक्य साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाता है और यहां से मजबूर होकर के सिकंदर वापस जाता। तो ये तो उनकी पॉलिसी थी कि भाई इस कारण से जाता है, लेकिन 100% रीजन आप ये नहीं कह सकते कि केवल चाणक्य ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी इस कारण से। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो जो राजा हराते हैं कौन? तो पोरस, राजा पोरस। पोरस के ने जो है सिकंदर को आज झेलम नदी पर बड़ी बुरी तरह कहा जाता है युद्ध हुआ था। अब जो भी हो इस युद्ध में कहीं ना कहीं सिकंदर की सेना के सामने आगे इंडिया में इंटर करने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। पूरी असमंजस में पड़ गई थी कि एक छोटा सा राजा पोरस के एक एक सैनिकों ने कहा जाता सिकंदर के सैनिकों के हालत खराब कर दिए थे। और सिकंदर पहली बार एलिफेंट आर्मी, पहली बार हाथियों की सेना का दर्शन करता है, यानी हाथी देखता है। कौन से युद्ध में? तो झेलम के युद्ध में। तो बड़ा खतरनाक युद्ध था। किससे? तो राजा पोरस से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 अस्पा सिंह अस्पा, ठीक है ना। 2 अस्पा सिंह अस्पा किस मुगल बादशाह ने लागू किया था? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ 2 अस्पा एंड सिंह अस्पा? हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिंह अस्पा एंड 2 अस्पा? सिंह अस्पा का मतलब क्या होगा? सिंह अस्पा और 2 अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है ना। 2 चीजें हैं। चलो इस पे समझाते हैं इंग्लिश वाले में। 2 अस्पा और क्या? तो सिंह अस्पा, ठीक है ना। अब देखो 2 अस्पा और सिंह अस्पा, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अकबर के समय की अगर बात करोगे तो अकबर के समय कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे खूब थे, अकबर ने खूब काम किया, कई सारा क्षेत्र जीता, कई सारा साम्राज्य जीता, तो अकबर के समय खूब पैसे थे, तो अकबर के समय कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई। बट एक राजा था जहांगीर, यानी कौन? तो जहांगीर। जहांगीर के समय तक आते आते मुगल डायनेस्टी में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जहांगीर ने सेना में जो आर्मी का जो एक्सपेंसेस थे, आर्मी के जो खर्च थे, उसमें कटौती करने की कोशिश की। उसमें कटौती करने के लिए क्या कहा कि एक सोल्जर, मतलब एक सैनिक कितने घोड़े रखेगा? एक सैनिक 2 घोड़े रखेगा, 2 घोड़े, ठीक है ना। मतलब एक सोल्जर कितने? तो 2 हॉर्स, 1 हॉर्स और 1 हॉर्स।
मतलब पहले क्या होता था, एक सैनिक एक घोड़े रखेगा, अब इसमें कहा गया कि एक सैनिक दो घोड़े रखेगा, उसे कहा गया दो अस्पा। अस्पा का मतलब होता है क्या, घोड़ा। तो दो घोड़े रखेगा, दो अस्पा सैनिक, मतलब एक सैनिक दो घोड़े का खर्च चलाएगा। कहने का मतलब पहले मान लो दो घोड़े दो सैनिक, तो अब एक सैनिक हटा दिया गया, एक ही सैनिक को दो घोड़े दे दिया गया, भाई कोई दिक्कत नहीं, अब सैनिक का खर्च बटेगा, खाली घोड़े का खर्च रहेगा। और फिर सिंह अस्पा, मतलब एक ही पर्सन तीन घोड़े रखेगा, ठीक है ना। कितने, तो तीन घोड़े, यानी कितने, तो 3 हॉर्स, तीन घोड़े, ठीक है ना। और ये कितने, तो 2 हॉर्स, दो घोड़े, ठीक है ना। तो इसे कहा गया 2 हॉर्स, यानी क्या, तो 2 अस्पा, और इसे कहा गया क्या, सिंह अस्पा। तो कौन लागू करता है, तो जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, ठीक है ना। देखो यहां पे थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा गड़बड़ लिखा है। तो चित्रकार, लार्जेस्ट पेंटर ऑफ बर्ड्स इन जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर के दरबार में जो है चित्रकारी के मामले में पशु पक्षियों का चित्र कौन बनाता था। सिंपल सा क्वेश्चन है, पशु पक्षियों का चित्र। देखो जहांगीर के समय को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चित्रकारी का स्वर्णकाल, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा चित्रकारी किसके समय में होती है, तो जहांगीर के समय में होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके समय को कहते हैं क्या, तो चित्रकारी का स्वर्णकाल कहते हैं, ठीक। चित्रकारी का स्वर्णकाल, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्रकारी इसी के समय होती है। किसके समय में, तो जहांगीर के समय में। क्या, तो गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, मतलब क्या, तो चित्रकारी का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं, तो जहांगीर के समय को कहते हैं, ठीक है ना। और जहांगीर के समय का होता है, तो इनके समय का चित्रकार कौन था, अब्दुल समद, मीर सैयद अली तबीजी, बसावन या मंसूर आलम। तो राइट आंसर क्या होगा, तो मंसूर आलम। मंसूर आलम था, यानी पशु पक्षियों का चित्रकारी जो करता था उसे कहते क्या, मंसूर आलम। तो किसके दरबार में था, तो जहांगीर के दरबार में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया भाई। हु गिवन द नेम प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी क्या, तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को। किसको, तो ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग किसके दरबार में आता, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है। किसके, तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में आता है। किसके, तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कोर्ट में आता है। तो हर्षवर्धन के कोर्ट में आता है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी क्या, तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को। कहां से आता है भाई, तो ही केम फ्रॉम चाइना। कहां से, तो चीन से आता है। चीन से आता है कौन, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग को कहते हैं क्या, तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है ना, पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। लो हिंदी में से लिख दे रहे हैं। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, ह्वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो हर्षवर्धन को जिसने हराया था उसे कहते हैं क्या, तो पुलकेशिन सेकंड। हु डिफीटेड हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को कौन हराता है, तो हर्षवर्धन को हराने वाला पर्सन कौन था, तो पुलकेशिन सेकंड। कौन हराता है, पुलकेशिन सेकंड। एक चालुक्य नरेश थे, कौन, तो चालुक्य नरेश, कौन, तो पुलकेशिन। वैसे याद करो, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन सेकंड ने। हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा, हु गिफ्टेड द फेमस कोहिनूर डायमंड टू शाहजहां। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। वैसे भी आप जानते हो कि कोहिनूर के हीरे की एक कहानी है कि यह हीरा जिसके पास गया उसका वंश खत्म हो गया, ठीक है ना। मतलब जिसके पास गया उसका वंश क्या हुआ बेटा, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर के हीरे की बात अगर कर लोगे तो कोहिनूर का हीरा
ठीक, शाहजहां को किसने गिफ्ट दिया था? औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने, अबुल हसन कुतुब शाह ने। तो किसने गिफ्ट किया था? हु गिफ्टेड द फेमस कोहिनूर डायमंड टू शाहजहां? आंसर क्या होगा? मीर जुमला। मीर जुमला। तो मीर जुमला ने गिफ्ट किया था। तो मीर जुमला ने, किसने? तो मीर जुमला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है किसके रूप में? तो हेरोडोटस को किसके रूप में माना जाता है? तो हेरोडोटस को कहते हैं क्या? तो फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा? तो फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को। ठीक है ना, हेरोडोटस को कहते हैं क्या? तो इतिहास के पिता के रूप में। किसके रूप में? तो इतिहास के पिता के रूप में। इतिहास के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को। किसके रूप में? तो इतिहास के पिता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात कर लोगे, भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को जागृत करने का और सांस दिलाने में सफलता मिली। तो पहला ऑप्शन ठीक, लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और सांस दिलाने में सफलता मिली, ये तो था स्टेटमेंट, कथन था। कारण करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है। करो या मरो, गांधी जी ने जो कहा, डू और डाई, करो या मरो, या तो कुछ करो या तो मरो, ये वाली कहानी थी। तो डू और डाई का जो सिस्टम लोगों के मन में पूरा का पूरा घर कर गया, इस कारण से कहीं ना कहीं ये भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को बिल्कुल साहस देता है और कोई डरता नहीं है। और देखोगे पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन तो स्टार्ट होता है कब? तो स्टार्ट होता है कब? तो 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में बड़े तेजी से स्टार्ट हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को बड़ी तेजी से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और बहुत तेजी से चला था। तो राइट आंसर क्या होगा? जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अपना अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सर्विसों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब इसमें बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फटाफट तेजी से आंसर करें। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी आंसर, मतलब सभी सही है, 1 2 3 सारे सही हैं। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने अलग निर्वाचन सेक्टर की मांग रखी थी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तो सिविल सर्विसों में दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो सभी आंसर सही हैं। तो आज की क्लास हम लोग इतनी रखेंगे और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए एग्जाम पर को, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।